हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैक ऑफ एजुकेशन। चलिए हम लोग आज देखेंगे कक्षा 9 का बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 का लघुत्तरीय प्रश्न। इससे पहले हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न कर लिए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे देंगे, कृपया आप लोग जाकर उसे देख लेंगे। आज हम लोग करने वाले हैं लघुत्तरीय प्रश्न। इससे पहले अगर कोई बच्चा हमारे चैनल पर नए हैं तो वो कृपया सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक ये नोटिफिकेशन पहुंच सके। और लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। चलिए देखते हैं। 1 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 के प्रमुख कार्य बताइए। निम्नलिखित में किन्हीं के 2 प्रमुख कार्य बताइए। चलिए इसमें हम बताएंगे राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। किसको? राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। पहले देखते हैं राइबोसोम, इसका कार्य देखते हैं। इसका कार्य क्या है बाबू? इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्या होता है? इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। चलिए देखते हैं 2 नंबर माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य। हमारे शरीर में उपस्थित हीमोग्लोबिन श्वसन को माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाता है। यानी हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है वो जब हम श्वास लेते हैं तो क्या करता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर एक चक्र चलाता है जिसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। और इस चक्र के फलस्वरूप 38 एटीपी ऊर्जा या पावर का निर्माण होता है। इसलिए इसे हम पावर हाउस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, या हिंदी में बिजली इसे बिजली घर भी कहते हैं। अब चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला 2 नंबर कह रहा है, किस प्रकार की कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है? वैसी कोशिका जिसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। वैसी कोशिका जिसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है और इसमें केवल 1 क्रोमोसोम पाया जाता है। कितने? केवल 1 क्रोमोसोम पाया जाता है। और इसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की जरूरत हो। हमारे नंगे आंखों यानी खुले आंखों से हम लोग उसे नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हम लोगों के पास सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप होना चाहिए। अब चलिए अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या है? यानी इसमें हम लोग को लिखना है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। चलिए इसको हम लिख लेते हैं, एक तरफ जंतु कोशिका और एक तरफ लिख लेते हैं पादप कोशिका। अब देखते हैं जंतु की तरफ। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो जंतु कोशिका में या जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें कोशिका भित्ति पाए जाते हैं। और पादप कोशिका यानी पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति पाया जाता है, जिसे हम छाल बोलते हैं। अब चलिए 2 नंबर कह रहा है कि जंतु कोशिका में रसधानियां छोटी होती है, जबकि पादप कोशिका में रसधानियां बड़ी होती है। यानी जंतु जो होते हैं, जंतु में जल संग्रह करने की क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन पौधों में जल संग्रह करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। चलते हैं 3 नंबर। जंतु कोशिका में तारककाय और सेंट्रोसोम पाया जाता है, लेकिन इसमें तारककाय और सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तारककाय या सेंट्रोसोम दोनों का, ये हो गया हिंदी और ये हो गया
इसका अंग्रेजी सेंट्रोसोम। ठीक है, ये क्या करता है, ये कोशिका विभाजन का काम करता है। जंतु में यानी हम लोगों में कोशिका विभाजन होता है, लेकिन पौधों में कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब चलिए हम लोग देखेंगे अगला 4 नंबर। इसमें लवक नहीं पाया जाता है। किसमें? जंतु में लवक नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें लवक पाया जाता है। इसमें लवक पाया जाता है। देखते हैं 5 नंबर। जंतु कोशिका का आकार अनियमितता होता है। जंतु कोशिका का आकार क्या होता है? अनियमित होता है, लेकिन पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के कारण नियमित आकार होता है। नियमित आकार होता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि यदि गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि हमारे शरीर में गोल्जी उपकरण को निकाल दिया जाए या गोल्जी उपकरण न हो तो हमारे कोशिका पर, हमारे शरीर के कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। यह हमारे शरीर में ऊर्जा परिवहन का कार्य करता है। इसका काम क्या है? हमारे शरीर में एक अंग से दूसरे अंग तक ऊर्जा का परिवहन करना। अगर यह नहीं रहा तो हमारे शरीर की सभी अंग तक ऊर्जा नहीं पहुंच पाएगा और हम किसी भी कार्य को सही ढंग से पूरा नहीं कर पाएंगे। जब हमारे शरीर में सभी अंगों तक अगर ऊर्जा ही नहीं पहुंच पाएगा तो हम लोग काम कहाँ से कर पाएंगे, कोई भी काम। इसलिए हमारे शरीर में गोल्जी उपकरण अति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कोशिका के किस अंग को बिजली घर कहते हैं और क्यों। पीछे हम लोग देखे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस या बिजली घर कहते हैं। देखते इसका उत्तर कि माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहते हैं क्योंकि यह भोजन के ऑक्सीकरण तथा ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। भोजन का ऑक्सीकरण तथा ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं। देखते उत्तर इसका कि कोशिका झिल्ली के लचीलेपन से एक कोशिकीय वाले जीव जैसे अमीबा, यानी अमीबा कैसे जीव है? एक कोशिकीय, यानी इसमें एक ही कोशिका होता है। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा के द्वारा बाहरी पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थों को प्राप्त करना ही एंडोसाइटोसिस कहलाता है। अमीबा के द्वारा बाहरी पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थों को प्राप्त करना ही एंडोसाइटोसिस कहलाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि लवक कितने प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं। तो बाबू लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक होते हैं 3 प्रकार के। देखते हैं कि लवक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला क्या है? पहला है हरित लवक। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि लवक कितने प्रकार के होते हैं तथा इनके क्या कार्य हैं। इस सभी के कार्यों को हमको लिखना है। देखिए अब कि लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? हरित लवक। इसका कार्य क्या है? यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करता है। यानी लवक कहाँ पाया जाता है? लवक पाया जाता है पादप में। इसमें पादप में यानी पेड़ पौधों में। इसमें जो हरित लवक होता है यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या करता है? संपन्न करता है। 2 नंबर कह रहा है कि अवर्णित लवक है। अवर्णित लवक है। इसका कार्य देखते हैं। यह भोजन को संग्रह करने का कार्य करता है। यानी जब प्रकाश संश्लेषण, ये तो प्रकाश संश्लेषण किया, यानी प्रकाश संश्लेषण करके जो भोजन बना वो क्या किया? ये जो इसमें अवर्णित लवक है यह बने हुए पके हुए भोजन को संग्रह कर लेता है। क्या कर लेता है? संग्रह कर लेता है। देखते हैं तीसरा क्या है? वर्णित लवक। क्या है? वर्णित लवक है। इसका कार्य क्या है? यह फल फूल तथा बीजों में रंग प्रदान करने का कार्य करता है। यानी जो पौधे में फल और फूल
अलग अलग रंग के होते हैं। किसके कारण होते हैं? ये होते हैं वर्णित लौह के कारण ही पौधों के जो फल और फूल होते हैं वो अलग अलग रंग के होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला 8 नंबर। कह रहा है कि केंद्रक झिल्ली में पाए जाने वाले छिद्र का क्या कार्य है? जो केंद्रक झिल्ली में छिद्र पाया जाता है उसका काम क्या है? इसके उत्तर देखते हैं कि केंद्रक झिल्ली में पाए जाने वाले छिद्र का कार्य केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करना होता है। यानी केंद्रक झिल्ली में जो छिद्र होता है वो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच जो पदार्थों का आदान प्रदान होता है कौन करता है? यही करता है। कौन? यानी केंद्रक झिल्ली में जो छिद्र पाया जाता है। अब चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि जीन को आनुवंशिक इकाई क्यों कहते हैं? जीन को आनुवंशिक इकाई क्यों कहते हैं? और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आप लोगों का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर देखते हैं कि क्योंकि जीन में ही पैतृक लक्षण पाए जाते हैं। जीन में ही पैतृक लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इसे आनुवंशिक इकाई कहते हैं। इसलिए इसे आनुवंशिक इकाई कहते हैं। अब लगता है अगला 10 नंबर। कह रहा है कि विसरण तथा परासरण में क्या अंतर है? विसरण तथा परासरण में क्या अंतर है? देखते हैं पहले विसरण का डिफिनेशन, उसके बाद देखेंगे परासरण का। देखते हैं विसरण, गैस द्रव तथा विलेय के अणुओं की उनके अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर होने वाली गति को विसरण कहते हैं। गैस द्रव तथा विलेय के अणुओं की उनके अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर होने वाली गति को विसरण कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं परासरण। देखते हैं परासरण, जल या विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली, जल या विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाले विसरण को परासरण कहते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाले विसरण को परासरण कहते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला 11 नंबर। कह रहा है जीवों में पदार्थों के परिवहन की क्या आवश्यकता है? जीवों में पदार्थों के परिवहन की क्या आवश्यकता है? इसका आंसर देखते हैं हम लोग, उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया करने के लिए पदार्थ का परिवहन आवश्यक होता है। 12 नंबर कि क्रोमोसोम तथा क्रोमैटिड में क्या अंतर है? क्रोमोसोम तथा क्रोमैटिड में क्या अंतर है? देखते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में डीएनए की सबसे घनीभूत संरचना पाई जाती है। क्रोमोसोम में डीएनए की सबसे घनीभूत संरचना होती है, लेकिन क्रोमैटिड यह एक क्रोमैटिड डीएनए की अपरिवर्तन संघनित संरचना होती है। ये क्या होती है? एक क्रोमैटिड डीएनए की अपरिवर्तन संघनित संरचना होती है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? चलिए देखते हैं इसका आंसर देखते हैं। इस कोशिका में केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है। साथ ही इन कोशिकाओं में झिल्ली से घिरा अंग के पाए जाते हैं जो विशिष्ट कार्यों को दक्षतापूर्वक संपादन करते हैं। क्या करते हैं? दक्षतापूर्वक संपादन करते हैं। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि वायरसों में सजीवों का लक्षण क्यों नहीं पाया जाता है? जो वायरस होते हैं उसमें सजीवों का लक्षण क्यों नहीं पाया जाता है? देखते हैं इसका उत्तर। वायरसों में सजीवों का लक्षण इसलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। इसमें किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। चलिए अब देखते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि चिकनी अंतः प्रद्रव्ययी जालिका तथा खुरदरी अंतः प्रद्रव्ययी जालिका में मुख्य अंतर क्या है। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखते हैं पहला चिकनी अंतः प्रद्रव्ययी जालिका, यानी इसका आपका इंग्लिश हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह चिकनी होती है और वसा का निर्माण करता है। ये जो होता है ये कैसा होता है, चिकनी होती है और ये क्या चीज़ का निर्माण करता है, और ये वसा का निर्माण करता है। देखो दूसरा खुरदरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ईयर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह खुरदरा होता है। कैसा होता है, खुरदरा। ये खुरदरा है तो ये भी क्या होगा, खुरदरा होता है और प्रोटीन का निर्माण करता है। ये किसका करता था, वसा का, और ये प्रोटीन का निर्माण करता है। इस पर राइबोसोम छोटे छोटे कोणों में उपस्थित होते हैं। ये जो राइबोसोम होते हैं कहाँ उपस्थित होते हैं, खुरदरा अंतः प्रद्रव्ययी जालिका पर छोटे छोटे कोणों में उपस्थित होते हैं। चलिए अब ये आप लोगों का जो लघुत्तरीय प्रश्न था अब ये समाप्त हुआ। अगर आप लोग को वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दे, तथा जो भी बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें।